हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका इस प्रकार से रहेगा। मुगलों के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि मुगलों के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करें। अब यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन क्या होता है ना, प्रशासन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि प्रशासन हम लोग किसको कहते हैं। अब मुगलों ने आखिर प्रशासन का निर्माण क्यों किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रशासन क्या है। अब देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का वर्ड यहाँ पे आने के बाद आपको खुद से समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा गांव है, हमारा समाज है, हमारा जिला है, ठीक है, तो उसमें से प्रशासन रहता है ना। पुलिस प्रशासन रहता है, क्यों? हमारे सुविधा के लिए। अगर कहीं अपराध होता है तो उसके लिए, है ना। तो वही अपने देश को चलाने के लिए, अपने राष्ट्र राज्य को चलाने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, हर एक सुविधाएं देने के लिए, अपराध को कम करने के लिए जो विधि अपनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। ठीक है, देखिए, आप बताया गया है प्रशासन वह प्रक्रिया या गतिविधि होता है जिसके द्वारा एक प्रणाली चलाया जाता है। इसके द्वारा क्या चलाया जाता है? एक प्रणाली चलाया जाता है। जैसे प्रत्येक समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई निकाय या संस्था होती है। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि कोई समाज को, किसी समाज की व्यवस्था को बना के रखने के लिए कोई ना कोई संस्था जरूर होता है ना। चाहे उसे नगर राज्य कहें अथवा राष्ट्र राज्य कहें, ठीक है, चाहे वो नगर राज्य हो या तो राष्ट्र राज्य हो। ठीक है, उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था? बाबर ने किया था। और मुगल साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर नजर रखने और शासन करने के लिए मुगल प्रशासन की स्थापना करना था। ठीक है, अब देखिए, मुगल साम्राज्य का जो मुख्य उद्देश्य था, वो आखिर मुगल प्रशासन क्यों बनाया था? तो मुगल प्रशासन बनाने का उसका मुख्य उद्देश्य था ना कि वो अपने राज्य के, अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर क्या रख सके? शासन करने के लिए जो है ना नजर रख सके। ठीक है, ताकि दूसरा देश उस पर आकर के कब्जा ना कर पाए। इसलिए उसने क्या किया था? मुगल प्रशासन का स्थापना किया था। किसने? बाबर ने। ठीक है, आगे बताया जाता है मुगल साम्राज्य संपूर्ण शक्ति को धारण करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक पदाधिकारी था। 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य पूरी दुनिया में सबसे बड़ी विनिर्माण और आर्थिक शक्ति था। देखिए, अगर बात करें मुगल साम्राज्य का, ठीक है, तो ये पूरी शक्ति को अपने आप में समेटने के लिए, अपने राष्ट्र राज्य को सही से चलाने के लिए, बेहतर ढंग से चलाने के लिए वो क्या करता है? केंद्रीय प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है कि अपने प्रशासन को जो है ना कई अलग अलग भागों में बांट देता है, अपने देश के कार्यों को जो है ना अलग अलग भागों में बांट देता है। ठीक है, और बताया जाता है कि 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य पूरी दुनिया में सबसे बड़ी विनिर्माण और आर्थिक शक्ति था। अगर बात करें 17वीं सदी का, तो 17वीं सदी में जो है ना मुगल साम्राज्य जो था, अपनी दुनिया की बात करें उस समय सबसे बड़ा क्या था? आर्थिक शक्ति वाला देश था। ठीक है, साम्राज्य के इस संपूर्ण भाग पर शासन करने के लिए प्रशासन के विभिन्न पदों पर अनेक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अगर बात करें साम्राज्य के इन संपूर्ण भाग पर, ठीक है, बताया था ना, शासन करने के लिए जो है ना अलग अलग प्रशासन के पदों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, मतलब सबको अलग अलग भाग दिया गया था। ठीक है, आपको अलग अलग कार्य दिया गया था कि तुमको ये कार्य करना है, तुमको वित्त पैसा उसा संभालना है, ठीक है, तुमको देश को संभालना है, ऐसा करके सबको अलग अलग कार्य दिया गया था। ठीक है, बताया गया है कि मुगल प्रशासन अधिकतर केंद्र आधारित प्रशासन था। मुगल प्रशासन की बात करें तो ये जो था ना अधिकतर केंद्र आधारित प्रशासन था। कैसा था? केंद्र आधारित। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुगल सम्राट सर्वोच्च मुखिया होता था। अगर मुगल प्रशासन की बात करें तो उसमें से जो सर्वोच्च होता था, सबसे बड़ा होता था, वो कौन होता था? मुगल सम्राट होता था। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? मुखिया बोलते थे। ठीक है, मुगल प्रशासन में साम्राज्य के विभिन्न चरणों में कई मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। मुगल प्रशासन की बात करें, अगर उसके साम्राज्य की बात करें तो उसके साम्राज्य के चरणों में जो है ना, मुगल प्रशासन के चरणों में कई मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। कई सारे मंत्रियों को चुना गया था, जो इस प्रकार से है। ठीक है, मंत्री को चुना गया था। ठीक है, और कई प्रकार के स्तर बनाए गए थे वहाँ पे। ठीक है, देखिए, मुगल प्रशासन के स्तर कि आखिर मुगल प्रशासन को जो है ना कितने स्तर में बांटा गया था और कौन सा स्तर में उसको बांटा गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा स्तर में अब इसको बांटा गया। तो देखिए, बताया गया है कि मुगल प्रशासन के स्तर कई भागों में विभाजित थे। इन सरकारी विभागों में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। देखिए, बताया जाता है कि मुगल प्रशासन के स्तर जो है ना वो कई भागों में विभाजित थे, कई भागों में बटे हुए थे, और इन सरकारी विभागों में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य में मुगल प्रशासन के स्तर नीचे दिए गए। मुगल साम्राज्य में जो मुगल प्रशासन बनाया गया था और उसका जो स्तर था वो निम्नलिखित दिया गया। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है। अब देखिए, इसका पहला
मुगल प्रशासन का स्तर की बात करें तो ये आपका आता है केंद्रीय प्रशासन। क्या आता है? केंद्रीय प्रशासन। और यही आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हाट्स द मीन ऑफ केंद्रीय प्रशासन, कि केंद्रीय प्रशासन हम लोग किसको कहते हैं, है ना। देखिए, अगर केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो मुगल साम्राज्य क्या करता है, मुगल साम्राज्य के सम्राट जो है अपने साम्राज्य को अपने साम्राज्य को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए वो क्या करता है, केंद्रीय प्रशासन का निर्माण ही करता है, ताकि उसके व्यवस्था में कोई भी कमी ना आए। ठीक है, देखिए वो क्या करता है, मुगल साम्राज्य के शासक ने मुगल साम्राज्य को बेहतर ढंग से चलाने के लिए अपने केंद्रीय प्रशासन बनाया, जो इस प्रकार है। अभी मैंने आपको बताया कि मुगल शासक ने क्या किया, अपने साम्राज्य को बेहतर ढंग से चलाने के लिए क्या किया, केंद्रीय प्रशासन का निर्माण किया, जो इस प्रकार से। अब उसमें से क्या क्या था, अब देखिए, पहला सबको अलग अलग भागों में बांट दिया, है ना, सबका अलग अलग कार्य दे दिया। क्या दे दिया, पहला आपका है सम्राट, क्या दे दिया, सम्राट। देखिए, सम्राट का अलग कार्य है। उसके बाद आता है वकील और वजीर, तो वकील और वजीर का अलग कार्य था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि सम्राट का क्या कार्य था। देखिए, बताया गया कि सम्राट मुगल प्रशासन में श्रेष्ठ होता था। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, सम्राट जो होता है कहीं का, वो क्या होता है, मुगल वहाँ का क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, मतलब सबसे ऊंचा पद पे होता है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में भी सम्राट जो था क्या था, सबसे श्रेष्ठ था, और संपूर्ण मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी रखता था। ठीक है, संपूर्ण मुगल साम्राज्य का अधिकार कौन रखता था, सम्राट रखता था। मुगल प्रशासन में बादशाह का आदेश अंतिम आदेश होता था। ठीक है, अगर बात करें मुगल प्रशासन में, तो वहाँ पे जो है ना, बादशाह का आदेश, जो सम्राट एक बार बोल दिया, जो बादशाह एक बार बोल दिया, ठीक है, वो अंतिम आदेश होता था। उसके बाद कोई भी सही और गलत नहीं। ठीक है, फिर दूसरा में इसको बांटा गया था वकील और वाजिर में, सबका अलग अलग कार्य था। ठीक है, ऊपर ऊपर में किसका कार्य दे दिया, सम्राट का कार्य दे दिया। ठीक है, अब दूसरा में वकील और वाजिर का कार्य दे दिया। क्या दे दिया, देखिए बताया जाता है, वजीर को दीवान के नाम से जाना जाता था। वजीर को जो है ना, किसके नाम से जाना जाता था, दीवान के नाम से भी जाना जाता था। और उसके पास नागरिक और सैन्य दोनों शक्तियाँ थी। अगर उसके पास की बात करें, उसके पास नागरिक मतलब ग्राम के शक्तियाँ भी और सैन्य शक्तियाँ दोनों थी उसके पास। ठीक है, बाद में मुगल साम्राज्य में अकबर के काल में उन्होंने वकील की वित्तीय शक्ति ले ली और यह शक्ति दीवान कुल को सौंप दिया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, मुगल साम्राज्य में जो अकबर आया था, ठीक है, अकबर ने क्या किया, उससे जो है ना वित्तीय शक्ति छीन लिया, मतलब पैसा का जो व्यवस्था करके रखना था। ठीक है, पैसा के बारे में जो सूचना रखना था, ठीक है, वो उससे छीन करके किसको दे दिया, दीवान कुल को सौंप दिया था। ठीक है, जो प्रशासन का वित्त मंत्री था, जो क्या था, प्रशासन का वित्त मंत्री था। ठीक है, अब यहाँ पे वकील और वाजिर हो गया। इससे पता चल गया कि उसके अंतर्गत क्या क्या था, नागरिक और सैन्य शक्तियाँ दोनों थी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद तीसरा जो आता है दीवानी कुल। क्या था, दीवानी कुल। इसका मतलब क्या था, आपको मैंने बताया था कि वकील और वाजिर से शक्तियों को छीन करके किसको दे दिया गया था, दीवानी कुल को दे दिया गया था, वित्तीय मंत्री का। ठीक है, तो दीवानी कुल मुगल प्रशासन में वित्तीय मंत्री था, जो सभी वित्तीय लेन देन और भुगतान की देखभाल करता था। ठीक है, मतलब दीवानी कुल मुगल साम्राज्य का क्या था, वित्तीय मंत्री था, जो पैसा का देखभाल करता था कि कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, किस में कितना खर्च हो रहा है, हर चीज़ का वो देख रेख करता था। कौन, दीवानी कुल। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपका है मीर बख्शी। अब आखिर मीर बख्शी का क्या कार्य था वहाँ पे, है ना। तो मीर बख्शी का कार्य देखिए बताया गया है कि मीर बख्शी मुगल साम्राज्य में केंद्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे। वह सैनिकों को भुगतान, नियुक्ति और उनसे जुड़े कार्य देखता था। मतलब मीर बख्शी का अगर कार्य की बात करें तो मीर बख्शी क्या करता था कि वो केंद्रीय प्रशासन का कार्य करता था। कैसे, तो देखिए जैसे वो क्या करता था कि सैनिकों का भुगतान, मतलब जितने भी सैनिक हैं उसको कितना पैसा देना चाहिए, उसका देखभाल करता था वो। ठीक है, उसके साथ नियुक्ति, सेनाओं की नियुक्ति करता था। ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ अन्य कार्य भी वो देखता था। मतलब सबसे बड़ा कार्य वो सेनाओं का नियुक्ति करता था और सेनाओं को पैसा देता था, भुगतान करता था। वो कौन, मीर बख्शी। ठीक है, तो इसका अलग कार्य था। अब आगे देखिए, आगे आता है मीर समन। क्या आता है, मीर समन। इसका भी कुछ अलग कार्य होगा। तो देखिए ये क्या करता है कि मीर समन या खार समन जो है ना, खरीद विभाग का प्रमुख होता था। खरीद विभाग, जहाँ से लोग खरीदते थे। ठीक है, तो इसका जो है ना ये प्रमुख होता था। कौन, मीर समन। ठीक है, ये इसका जायजा रखता था बना करके। आगे देखिए 6 में है सद्र उर सुदूर। ठीक है, कौन है, सद्र और सुदूर। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए बताया गया कि चर्च विभाग और दान विभाग सद्र उर सुदूर या के अधीन था। मतलब बताया जाता कि चर्च जो था ना, चर्च का विभाग और दान विभाग, जहाँ पे दान दिया जाता था, उसका विभाग कौन था, सद्र उस सुदूर था। ठीक है, इस यहाँ पे जो है ना इस तरह से जो है इसको क्या किया गया था, केंद्रीय प्रशासन में बांटा गया था, ताकि उसका साम्राज्य का जो निर्माण हो। ठीक है, साम्राज्य का व्यवस्था में कोई भी कमी ना आए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है वो प्रांतीय प्रशासन है। पहला उसका केंद्रीय प्रशासन था। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन है, बहुत सारे रूपों में उसको बांट दिया। ठीक है, अब दूसरा में उसको बांटता है
प्रांतीय प्रशासन को। किसमें बांटता है? प्रांतीय प्रशासन। अब देखिए प्रांतीय प्रशासन मतलब क्या होता है, देखिए बताया जाता है कि अकबर के काल में उसने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। अकबर के काल में उसने क्या किया? मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया और इन सूबों को नियंत्रित व विनियमित करने के लिए प्रत्येक सूबा के लिए समान प्रशासनिक नीति अपनाया गया। ठीक है, अब क्या किया कि अपने सूबों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए वो क्या करता है? प्रत्येक सूबे को जो है ना एक समान प्रशासनिक नीति के द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, मुगल प्रशासन के प्रांत स्तर निम्नलिखित हैं और मुगल प्रशासन का जो प्रांत स्तर जो है, प्रांतीय स्तर जो है वो क्या है? निम्नलिखित है। देखिए पहला उसमें बांटा गया था दीवान। क्या बांटा गया था? दीवान बांटा गया था। देखिए बताया गया कि दीवान एक सूबे में सभी ऑपरेशनों विशेषकर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था और केंद्रीय स्तर पर रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेवार होता था। सुभद्रा सिपाह सतार नजीम पद की जिम्मेदारी के साथ दीवान को स्वतंत्र करने का पात्र बनाता था। देखिए दीवान की बात करें तो ये क्या करता था? जितने भी ऑपरेशंस होते थे, ऑपरेशंस का मतलब है जैसे मान लीजिए युद्ध वगैरह होता था, ठीक है, तो वो युद्ध का जायजा रखता था। ठीक है, सबको बताता था कि कहाँ पे युद्ध करना है, ठीक है, कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, मतलब सब व्यवस्था बना करके रखता था। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है बख्शी। बख्शी क्या करता था? तो बख्शी जो है मुगल साम्राज्य में सूबा स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वह सूबों में सैनिकों के भुगतान, नियुक्ति और उनसे संबंधित अन्य कार्य को देखता था। अब बख्शी क्या करता था? बख्शी जो है ना वहाँ के साम्राज्य में सैनिकों को जो भुगतान किया जाता था, ठीक है, उसका नियुक्ति जो किया जाता था और उससे संबंधित जितने भी कार्य था वो सारे कार्य कौन करता था? वहाँ पे बख्शी करता था। ठीक है, फिर आगे तीसरा दरोगा। दरोगा का हम लोग सब जानते हैं ना। दरोगा क्या था? दरोगा ये डाक सूबा में शाही डाक प्रणाली के संचार व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। यह डाक चौकियों पर संदेश भेजने और प्राप्त करने का प्रणाली था। ये क्या करता था? डाक चौकियों पर क्या करता था? संदेश को भेजता था और यहाँ तो पहुँचाता था। वो कौन? दरोगा। ठीक है, आगे देखिए 4 में है फौजदार। ठीक है, देखिए लिखा हुआ फौजदार जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता था और कार्यकारी और मंत्री स्तरीय कार्य कर्तव्यों को निभाने के लिए कोतवाल को नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे जो प्रमुख होता था ये फौजदार जो है ना जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता था। ठीक है, और ये क्या करता था? हर एक कर्तव्य को निभाता था। ये कौन? फौजदार। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपका दो चीज़ हो गया। पहले हम लोग पढ़ लेते केंद्रीय प्रशासन, दूसरा हम लोग पढ़े थे प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, उसी तरह से आपका तीसरा जो है स्थानीय प्रशासन में इसको बांटा गया। ठीक है, और चौथा जो है इसको नगर, किला और बंदरगाह प्रशासन में बांटा गया। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका सेमेस्टर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो अगर इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग हिस्ट्री कोर 11 का, हिस्ट्री कोर 12 का, जो सेमेस्टर 5 का, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर PDF चाहिए होगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपको PDF भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये इसका बताने का समय नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको उसका PDF चाहिए होगा तो मैं वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्ष की बात करें, आखिर हम लोग उसमें से हम लोग देखिए क्वेश्चन हम लोग को यही पूछा गया था, केंद्रीय प्रशासन पूछा गया था। ठीक है, पूरा नहीं पूछा गया था, बस हम लोग को केंद्रीय प्रशासन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको केंद्रीय प्रशासन पूरा बता दिया और प्रांतीय प्रशासन पूरा बता दिया। ठीक है, देखिए अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में क्या होता है कि मुगल साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर अपना वर्चस्व बना करके रखने के लिए मुख्य प्रशासन की स्थापना करना था। अगर मुगल प्रशासन की बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर, उसका साम्राज्य का जितना भी हिस्सा था उस पर अपना वर्चस्व बना के रखने के लिए क्या किया था? प्रशासन की व्यवस्था किया था, वो प्रशासन का स्थापना किया था, जिसको 3-4 भागों में वो बांट दिया था। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, और यहाँ पे नगर प्रशासन था आपका। ठीक है, देखिए स्थानीय प्रशासन और नगर प्रशासन, ठीक है, ये 4 भागों में उसको बांटा गया था, वो बांट दिया था। ठीक है, मुगल प्रशासन ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। इन सूबों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए प्रत्येक सूबा के लिए एक समान प्रशासनिक मॉडल अपनाया गया, जैसे मुगलकालीन प्रशासनिक नीति के नाम से जाना जाता। बताया गया है कि मुगल प्रशासन ने क्या किया? मुगल साम्राज्य को जो है ना अलग अलग भागों में बांट दिया। क्या किया? अलग अलग भागों में बांट दिया ताकि वहाँ का जो साम्राज्य है, ठीक है, वहाँ का जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, और इसके लिए जो है ना वो एक ही प्रशासनिक मॉडल अपनाता है, और यही प्रशासनिक मॉडल जो अपनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुगलकालीन प्रशासनिक नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया कि क्या आपका क्वेश्चन था कि मुगलकालीन प्रशासनिक
का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन था आपका ये खत्म हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।